अनुपम जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा, दरअसल आप टाइमिंग को देखिए। 26 अप्रैल से 3 मई के बीच में आप राहुल गांधी अमेठी के लिए चाहें तो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं और 26 अप्रैल को ही वायनाड का चुनाव है। दरअसल वायनाड में यह सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ेंगे और वहां से जीतेंगे तो वायनाड छोड़ देंगे। क्या इसलिए तो यह सिगुफा नहीं छोड़ा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा यहां से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं ताकि वायनाड में यह मैसेज दिया जा सके कि नहीं, राहुल गांधी वायनाड छोड़ करके अब उत्तर प्रदेश जाने वाले नहीं हैं? मेरा पहला सवाल आपसे यह है। दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस और खास तौर पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति यहां पर उतरता है, खास तौर पर रॉबर्ट वाड्रा अगर उतरते हैं तो उनके हारने की गुंजाइश क्या है? वो जीत क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो 16 चुनाव हुए हैं, 2 उपचुनाव हुए हैं, इसमें सिर्फ 2 बार ही कांग्रेस हारी है, बाकी टाइम में कांग्रेस जीती ही है। तो क्यों ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी के सामने ये कमजोर उम्मीदवार होंगे? मैं चाहूंगा आप इस दोनों सवाल का जवाब दें। पंकज भाई, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ कहती है, राहुल गांधी अमेठी से लड़ने नहीं जा रहे हैं। अब ये बात तकरीबन एकदम क्लियर है। मैं ये भी जानता हूं, मुझे ये भी लगता है बल्कि कि रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा महेंद्र भाई, आपको याद होगा, यदा कदा जाहिर करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार कर चुके हैं। तो मोटरसाइकिल रैली निकालते थे, कई बार कर चुके हैं, मोटरसाइकिल रैली वगैरह निकाल चुके हैं। और उनको इस बात का बहुत, एक मिनट रोकूंगा अनुपम जी, इनके बहुत एक प्रिय जो है समर्थक होते थे जगदीश शर्मा, दिल्ली कांग्रेस में वो रहते थे और वो बार बार इवन जब 2004 से 2010 तक कांग्रेस की सरकार थी तो कई बार कांग्रेस हेडक्वार्टर पे अकबर रोड पे वो रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में वो लोग प्रदर्शन करते थे और जो है अपनी बात कहते थे। तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन शायद ये उनको उसको खुल के कभी बोल नहीं पाए। तो वही मतलब कोई पहली बार नहीं है। और आप एक बात ये समझे कि रॉबर्ट वाड्रा को दिक्कत कहाँ आ रही है। आपने देखा कि राहुल गांधी ने उनको भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं बनाया। जिस भारत जोड़ो यात्रा में पंकज भाई पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने जोड़ लिया, उसमें अपने बहनोई को जोड़ने से इंकार कर दिया। आप मतलब आपको सीरियसली लगता है कि कांग्रेस जिसको अपने जुलूस में शामिल ना होने दे, जिसको अपनी यात्रा जिसमें हजारों लोग चल रहे हैं उसमें घुसने ना दे, उनको अपनी पारिवारिक सीट से चुनाव लड़ा देगा? आपको लगता है ये संभव है? इतना बड़ा बड़ा रोड शो कर रहे हैं राहुल और प्रियंका साथ साथ, एक बार भी आपको वाड्रा साथ दिखे? जबकि यही वाड्रा शुरुआती रोड शो में नजर आते थे। माना जाता है कि 2014 में कांग्रेस पार्टी की हार में रॉबर्ट वाड्रा का भी बहुत नाम आता था। आपको याद है, जब स्कैम्स की बात होती तो 2G 3G 4G और जीजा जी, तो जीजा जी पे आके हमेशा बात खत्म होती थी। तो आपको कैसे लगता है कि जो शख्स हार का एक स्लोगन बन गया, जो शख्स किसी रोड शो में नजर नहीं आया, जो शख्स अपने साले साहब की भारत जोड़ो यात्रा में उसका हिस्सा नहीं बनने दिया गया, उनको आपको कैसे लग रहा है कि क्या उन्हें टिकट देंगे या लड़ाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये बात सच है कि अमेठी में सिर्फ 2 बार कांग्रेस हारी। 1977 में संजय गांधी आ रहे थे और 2019 में राहुल गांधी हारे। वही संजय गांधी ने हालांकि 1980 में जाके सीट जीत ली थी। लेकिन ये भी सच है कि आप इंदिरा जी को देख लें, जब इंदिरा जी हार के जाती हैं तो फिर वो भी साउथ ही चली जाती, लौटती नहीं। तो ये एक ट्रेंड रहा है गांधी फैमिली में। माना जाता है कि गांधी कैन नॉट लूज, गांधी हार नहीं सकते। रॉबर्ट वडेरा अभी जो कह रहे थे, आपने उनकी बात सुनी, कह रहे देश के कोने कोने से मेरे लिए आवाज आ रही है। इतना बड़ा दावा तो नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते कि देश के कोने कोने से मेरे लिए आवाज आ रही है। कि दिल्ली से भी लोग कह रहे हैं, तेलंगाना से भी लोग कह रहे हैं कि आइए चुनाव लड़िए। आप सुने, कल किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा
कि एएनआई को क्या पड़ी थी कि जाके उन्होंने इस तरह का इंटरव्यू ले लिया। हमने कहा साहब एएनआई को कुछ नहीं पड़ी थी, इस परिवार से आप मांग के इंटरव्यू ले ही नहीं सकते। बाद में पता भी चला कि रॉबर्ट वाड्रा ने खुद ही बुलाया था एएनआई को अपना इंटरव्यू देने के लिए, और खुद ही वो अपनी बात चला रहे हैं। खिन्न है इस बात देखिए, वो कहते भी क्या है, वो कांग्रेस परिवार को, आप बहुत ध्यान से उनका इंटरव्यू देखे जो एएनआई में कहा है, मैं वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूं कि मैं पहला मौका प्रियंका गांधी को दे रहा हूं, वो सांसद बनना है तो बन जाओ, वरना मेरे पास तो अलग अलग पार्टी से भी बहुत ढेर सारे ऑफर। अब साहब, जिसका परिवार, इस परिवार और पार्टी अलग अलग है ही नहीं कांग्रेस में, वहां पे अगर उनको अलग अलग पार्टी की बात कर रहे हैं पंकज भाई, तो आप समझिए ना, वो मैसेज दे रहे हैं बहुत हुआ। ओके, और देखिए आगे भी उन्होंने कहा कि मुझसे बाहर की पार्टी वाले कहते हैं कि कब तक समय वेस्ट करोगे, अरे आओ हम आपको प्रचंड बहुमत से। अरे यार, कौन सी पार्टी इनको प्रचंड बहुमत से बना देगी? पार्टियों के अपना एक सांसद जिताना मुश्किल हो रहा है, इनको प्रचंड बहुमत से। देखिए दुर्भाग्य, देखिए जो मुझे लगता है, नहीं, दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं, और दीपक जी कह चुके हैं कि स्वागत है, वो चुनाव में आए, हम लोग उनको जिताएंगे, कह चुके हैं दीपक जी। देखिए दीपक जी समाजवादी नेता हैं, और समाजवादी तो खुश होंगे, उनका स्वागत होगा। उधर देखिए रोहिणी जी भी आ गई हैं, एक नया सदस्य आ गया है, लालू जी की एक और पुत्री आ गई है, तो अगर इधर जमदमात जी आ जाए तो और बच्चा है। और उधर क्या नाम है, समाजवादी पार्टी में आप देख रहे हैं कि पूरा 42 लोग मिलकर राजनीति कर रहे हैं। तो दीपक जी तो उसको लोकतंत्र की खूबसूरती बताएंगे, ठीक है, वो दीपक जी बताए, मैं उसको आर्ग्यू नहीं करता हूं। लेकिन आज आपको मालूम है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना है, आज मुझे पता चला, और उस सेना ने आज अमेठी में पोस्टर लगा दिए हैं कि अमेठी करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा जल्दी आओ। तो अब ये बताइए कि इसका मैं क्या करूं? इस अमेठी से कई हम लोगों ने नारे सुने हैं, अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका गई थी क्या? प्रियंका भी नहीं गई। तो आप इसको देखिए, एक दुर्भाग्य देखिए, 17 सीट, अभी महेंद्र भाई कह रहे थे कि 17 सीट मिली कांग्रेस को, आपको 17 में से कोई कैंडिडेट याद है? केवल 3 कैंडिडेट चर्चा में, 2 कैंडिडेट, एक इमरान मसूद कि साहब कहा था मोदी का टुकड़े टुकड़े कर देंगे, दूसरे अजय राय क्योंकि प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं, और तीसरा आदमी चर्चा में कौन आ रहा है जो खुद ही अपने को चर्चा में ला रहा है? रॉबर्ट वाड्रा। और सबको बुला बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कांग्रेस पार्टी को दूर तक भी दिमाग में होता कि हमें रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति में लाना है, तो फिर ये डिमांड आपको, अभी एक रैली निकलती है अमेठी में, रॉबर्ट वाड्रा की डिमांड होती है, कुछ भी नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा आपसे बात नहीं कर रहे हैं पंकज भाई, मुझसे और महेंद्र जी से और दीपक जी से शैलेंद्र जी से बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग खुशफहमी ना पालें, वो गांधी परिवार को धमकी दे रहे हैं कि देखिए साहब मेरे पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं। और फिर दोहरा रहा हूं कि उन्होंने ये तक कहा कि सब लोग मुझसे कहते हैं कब तक वहां टाइम वेस्ट करोगे, अरे आओ भाई। वो अपने ही परिवार को धमका रहे हैं, किसी कंफ्यूजन में मत रहें बहुत। लेकिन बहरहाल वो आ जाएंगे तो समाजवादी पार्टी डेफिनेटली खुश होगी, राष्ट्रीय जनता दल खुश होगा, सारे समाजवादी खुश होंगे। 2 कारणों से खुश होंगे, एक तो वो रोज एक नया पार्टी का सदस्य, अपने परिवार का सदस्य राजनीति में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, समाजवादी पार्टी भी कर देती है, लालू साहब की पार्टी भी कर देती है, रोहिणी को ले आए। दूसरी बात, अगर रॉबर्ट वाड्रा आ जाएंगे तो चूंकि उनकी शैक्षिक योग्यता तेजस्वी यादव के बराबर है, तो थोड़ा सा एक कहने को भी हो जाएगा कि साहब आजकल यही होता है पंकज भाई। अच्छा, शैक्षणिक योग्यता बराबर है जी, ये वो एक क्लास आगे है, और जौन सी क्लास तेजस्वी फेल किए वो क्लास उन्होंने पास की। हाँ, वो 12वीं तक पढ़े हैं, 12वीं तक। उस समय स्टीफन में डिप्लोमा के लिए एडमिशन हुआ था। 10वीं कहते हैं, मैं उनका बायोडाटा देख रहा, 10वीं। तो फिर तो स्टीफेंस कॉलेज में कहते हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही छात्र हूं, तो कहते हैं स्टीफेंस कॉलेज के छात्र हैं, तो भारी फर्जीपन है फिर तो। भाई देखिए पॉलिटिकल लोगों की पढ़ाई बड़ी मुश्किल है। रोहिणी यादव पहले एमबीबीएस करती हैं, पूरा एमबीबीएस आज तक किसी ने किया हिंदुस्तान में, बताइए। एमबीबीएस करने के बाद दिल्ली से जाके बीए करने लगती है, बीए करके फिर एमए करके एमबीए कर लेती है, फिर एमबीए कर लेती है। तो भाई इन्हें डबल ग्रेजुएशन का प्रावधान है। हाँ, तो समाजवादियों की पढ़ाई के पे आप प्रश्न नहीं उठा सकते। और हमारे बड़े भाई दीपक जी बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूं, अन्यथा नहीं। लेकिन जहां तक भाई देखिए, सपा से गठबंधन भी है, अगर रॉबर्ट वाड्रा आए तो समाजवादियों से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, उनकी पारिवारिक नीति पे एक और मोहर लग जाएगी। आप इतना ज्यादा खुश क्यों होंगे दीपक जी?
क्या आपको ये समझ में आता है कि ठीक है हम परिवारवादी हैं तो कांग्रेस भी परिवारवादी है, दीदी नहीं आई तो क्या हुआ, जीजाजी तो आ गए? देखिए, मैं अभी भाई अनुपम को सुन रहा था। यकीनन एक अलंकार है, हाँ? उस अलंकार को अनन्वय अलंकार कहते हैं, जिसका उदाहरण है राम श्री राम सिया से सिया। तो ये यकीनन अनुपम, अगर इनका नाम है तो वो अनुपम है भी। अगर ये पत्रकारिता छोड़कर व्यंग्य लेखन में आ जाए तो हरिशंकर परसाई जी की कमी जो राष्ट्र को महसूस होती है, हम जैसे पाठकों को भी होती है, वो पूरी हो जाएगी। आलोक पुराणी तो ये पक्का बन जाएंगे, तो मेरी शुभकामना है ना? ठीक है, देखिए आपको बता दें, ये तो हंसिका की बात रही है। हम लोग समाजवादी हैं और समाज की एक इकाई व्यक्ति है और व्यक्तियों का ही समुच्चय परिवार है। परिवारवाद आज भारतीय राजनीति का एक, अगर मैं इसके साथ चाह भी शब्द का इस्तेमाल कर दूं तो गलत नहीं होगा, सच बन चुका है। और कहाँ नहीं है, मशहूर हो गए यूं ही यमन के फसाने, वो कौन सा जर्रा है जो खुद दूर नहीं है? आप बताइए। कल्याण सिंह जी, उनके बेटे सांसद और उनका बेटा, सांसद जी का बेटा मंत्री, जबकि जनसंघ के जमाने के कई भाजपा के माननीय विधायक अर्जी लिए घूम रहे हैं कि भाई जाति चला के बेला है, बहुमत की सरकार है, हमें भी इस बार दिखा दो सचिवालय में ऊंची कुर्सी। क्या ये परिवारवाद का बृहद स्वरूप नहीं है? मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, कल्याण जी नहीं रहे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनके संघर्ष को सम्मान करता हूँ, नहीं लेना चाहता था नाम उनका। अरुण सिंह जी, उनके रिश्तेदार राजनाथ सिंह जी, लखनऊ में आप बैठिए तो भाजपा का सारा महत्वपूर्ण निर्णय भाई पंकज करते, ये नहीं है परिवारवाद। रामविलास पासवान जी के पुत्र को जो महिमा मंडन बिहार में किया गया, क्या यह परिवारवाद का कुछ चेहरा नहीं है अगर उन्हीं कसौटियों को देखा जाए तो? और सबसे बड़ी बात ये मैं फिर कह रहा हूं, ये सियासत है। सियासत में सिद्ध सिद्धांतों से भटकाव पे अगर हम बहस करेंगे तो सभी आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब गर्वनाद किया था, सिंहनाद किया था, तो कहा था कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। देखिए, हम लोग भी कुछ भी हो, हम किसी भी दल के हो, उसके पहले भारत के नागरिक हैं। और हमें लगता है यहाँ जितने भी पांचों लोग बैठे हुए हैं, पांचों में किसी के माथे पे भ्रष्टाचार की जो लौकिक चमक है वो तो नहीं दिख रही है। शक्तिशाली सभी हैं, नहीं दिख रही है। हमने तो सरकार चलाई है और सरकार में लोग कहा करते हैं कि एक जमाने में कहावत मशहूर थी लखनऊ की, उसमें कि मुख्यमंत्री की बात चल सकती है, दीपक मिश्रा की नहीं चल सकती शायद। तो लेकिन सवाल ये है कि अब आप देखिए, इन चीजों पर अगर हम बहस करने उतरेंगे तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, तो मैं आंतरिक रूप से बड़ा प्रसन्न हुआ था, बहुत प्रसन्न हुआ था। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा। हर दल के बड़े भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी के मड़क मुकुट बने बैठे हैं, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ा। मैं नाम लेके कह रहा हूं, हमारी पार्टी के भ्रष्टाचारी थे संजय सेठ जी, आज कहां मरीख मुंडी बैठे हुए हैं। जिन जिन के खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री जी ने गर्जनाद किया, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी वो जेल में होंगे। हाँ, वो जेल में जाते हैं मिलने तो बड़े वाले फाटक भी खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह भाजपा के बड़े मतलब उच्च सदन के सदस्य हैं। तो इसलिए इन विषयों पे जब हम चर्चा करेंगे तो फिर अच्छा, मैं एक बार और यहाँ पे डॉक्टर लोहिया की इस बात को दलित कर रहा हूँ, जो अटल जी भी बार बार कहा करते थे, बड़े का छोटा अपराध भी बड़ा होता है। रिक्शे वाला बहुत घोटाला करेगा तो कितना करेगा? 500 रुपया। कलेक्टर एक कलम दाएं से बाएं कर देगा और 5 लाख हो जाएगा, मिनिस्टर 5 करोड़ आ जाएगा। तो इस समय बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, बड़े नेता मोदी जी हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कौन सी मजबूरी है भाई? तो एक जो अब आप आइए, जब बड़े दल ही कह रहे हैं महाजन एन गतः पंथा, तो महाजन एन गतः पंथा, तो हम अब उनकी तुलना क्या करें? कहते हैं ना कि अगर तुम्हें
चिढ़ ही थी रोशनी से तो चिराग नहीं सूरज बुझाना चाहिए था। परिवारवाद पे चर्चा करके तो देखिए। हाँ, बस फर्क इतना है, देखिए, और पार्टी की जब बात हो तो समाजवादी पार्टी में ठीक है, या भाजपा में ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री अच्छी बात है, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी बात है, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता भी भाजपा है। ऐसा कैसे चलेगा कि एक दल के परिवारवाद को हम परिवारवाद कह के उसको परिवारवाद को गाली दे और दूसरे दल के परिवारवाद को हम सिद्धत्व का नाम दे, संतत्व का वो बतावे, आधारिका बतावे। मैंने नाम लेकर बोला है। और बता दें आप, ये कैसे संभव है कि महबूबा मुफ्ती जी को से गठबंधन करके कांग्रेस देशद्रोही हो जाए, भाजपा गठबंधन करके भी राष्ट्रवाद का अनन्य वो बने। नए नए सिद्धांत। मनमोहन जी कमजोर थे, क्यों? कैलाश नहीं वापस ला सके। तो क्या 10 साल के शासन काल में, यानी कि 3,500 दिनों के शासन काल में, घंटे जोड़ लीजिए, महीने मिनट्स जोड़ लीजिए, में मोदी जी क्यों नहीं ला पाए? तो यहाँ तो एक ही पैमाना होगा ना। मैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी और भारत की लड़ाई लड़ता हूँ, आज तक एक भी मूवमेंट हमारी सरकार ने, जब हम वैदेशिक मामलों की बात करें, पर राष्ट्र की बात करें, तो वहां पे वो भाजपा सरकार नहीं होते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य हैं। आज तक यूएनओ में एक मूवमेंट हिंदी के लिए नहीं आया है। आज अभी 2-3 दिन पहले हमारे विदेश मंत्री जी का अब बयान आया है कि भारत को भी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में आना चाहिए। जब आप अधिवेशन चलता है यूएनओ में, जहां गर्जना करनी चाहिए, तो वहां हम समुद्र साफ करने लग जाते हैं। गंगा साफ हुई नहीं, समुद्र साफ करने पहुंच जाते हैं। तो इसलिए देखिए, न इधर उधर की बात करके बता की कारवाई शुरू होता। जीजा जी भ्रष्ट है, मान लिया, 2G 4G 3G 5G। जीजा जी, तो जीजा जी अभी तक जेल से बाहर क्यों ना है? ईडी महोदय के डायरेक्टर क्या नाम पता भूल गए? ऐसा नहीं चलेगा। लोकतंत्र में कहे गए शब्द, सबसे बड़ा अपराध जानते हैं क्या है लोकतंत्र में? सबसे बड़ा अपराध है अपने वचन को खंडित करना। डॉक्टर लोहिया ने एक बार एक मेहतरानी को टिकट दे दिया। मेहतरानी, महारानी के खिलाफ, ग्वालियर की महारानी के खिलाफ नारा दी। हमारे उस दौर के सोशल मीडिया रानी बना मेहतरानी, अनुपम जी जानते होंगे, बहन जी भी जानते हैं, शैलन जी भी जानते हैं, आप स्वयं इस ऐतिहासिक तथ्य से वाकिफ हैं। लोगों ने कहा कि वो कहां से लड़ेगी? लोहिया ने कहा, मैंने वचन दे दिया है, नहीं तो मैं वहां से नहीं तो फिर मैं अपनी सीट उसे दे दूंगा।